मैं जितने भी असैसिनेशन कॉन्ट्रैक्ट्स लेता हूँ, टारगेट किसी ना किसी अजीब तरीके से 3 दिनों के अंदर मर जाता है। मैं बार बार पवेलियन को समझाने की कोशिश करता हूँ कि इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है, लेकिन कोई मेरी बात पर विश्वास नहीं करता। वो लोग मुझे पवेलियन का सीक्रेट वेपन समझते हैं और हर वो इम्पॉसिबल जॉब जिसे कोई दूसरा असैसिन पूरा नहीं कर सकता, सीधा मेरी डेस्क पर डाल दिया जाता है। और ये सारी मैडनेस उस दिन शुरू हुई जब मैं एक ऐसी एंशिएंट डायनेस्टी में जागा जहां जाने के लिए मैंने कभी नहीं कहा था। इस बॉडी में आने के बाद मैं एक कमजोर स्कॉलर था जो साल दर साल एग्जाम्स में फेल होता रहा। मेरे दोनों पेरेंट्स मर चुके थे और मैं बेहद गरीब था। मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा था, इसलिए मैंने गैम्बलर लिया और असैसिन सेक्ट नेदरवर्ल्ड पवेलियन को एक बॉटम रंग रूकी किलर के तौर पर ज्वाइन कर लिया। जब मैं अभी इस बॉडी की मेमोरीज को समझ ही रहा था, तभी डंजियन का भारी आयरन डोर खुला। स्लीक ब्लैक कॉम्बैट गारब पहने एक वुमन अंदर चली आई। टाइम्स अप। फाइनल सिलेक्शन अब शुरू होता है। वो पेविलियन की गोल्ड रैंक इंस्ट्रक्टर विलो थी। उसके पीछे उसके आदमी एक लंबी टेबल लेकर आए। उसके ऊपर स्क्रोल्स की एक रो करीने से रखी थी। ये ब्रॉन्ज असैसिनेशन ऑर्डर्स थे। हर स्क्रोल पर एक टारगेट का नाम लिखा था। एक रूकी का काम था एक स्क्रोल उठाना और उस टारगेट को अपने हाथों से किल करना। हर टारगेट एक फर्स्ट रेट मास्टर था, बेहद ताकतवर और गार्ड से घिरा हुआ। उसके इतना कहते ही रूम में मौजूद हर रूकी ने तेज सांस खींची। ये सिलेक्शन नहीं था, ये डेथ सेंटेंस था। यहाँ तक कि स्कारफेस, जो हम सबके बीच सबसे स्ट्रॉन्ग फाइटर था, वो भी सिर्फ थर्ड रेट फाइटर था। उसे फर्स्ट रेट मास्टर के पीछे भेजना, बेसिकली उसे मरने के लिए भेजना था। कौन पहले जाएगा? विलो की आईसी गेज पूरे रूम में घूमी। डंजन पूरी तरह साइलेंट हो गया। किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वो हिले। स्कारफेस के माथे पर स्वेट की बूंदें आ गईं। वो विशस जरूर था, लेकिन स्टूपिड नहीं था। उसे पता था कि ये जॉब लेना मतलब मौत को बुलाना है। जहां तक मेरी बात है, मेरी लेग्स जेली की तरह हो गई। मैं पूरे शरीर से कांप रहा था। बस किसी भी तरह उस टेबल से जितना दूर हो सके जाना चाहता था। लेकिन मैं जितना ज्यादा डरता गया, मेरा बॉडी उतना ही कम मेरी बात मान रहा था। मेरे नीज मुड़ गए और मैं पूरी तरह कंट्रोल खोकर आगे की तरफ गिर पड़ा। थर्ड! मैं फेस फर्स्ट उसी लॉन्ग टेबल के ठीक सामने जा गिरा। पैनिक में मैंने खुद को संभालने के लिए हाथ आगे बढ़ाया और मेरा हाथ सीधे एक खुले स्क्रॉल पर जा गिरा। रूम में फिर डेड साइलेंस छा गया। हर नजर मुझ पर टिक गई। स्कारफेस एक पल के लिए फ्रीज हो गया, फिर उसके चेहरे पर एक ग्लोटिंग ग्रिन फैल गई। क्या बेवकूफ है, खुद अपनी ग्रेव खोद रहा है। ये गाय तो गया, इसने सच में बेयर किंग का कॉन्ट्रैक्ट उठा लिया। ब्रूनो एक फर्स्ट रेट मास्टर है जिसकी फियरसम रेपुटेशन है। उसका बॉडी इतनी हार्ड ट्रेनिंग से गुजरा है कि ब्लेड्स भी उसे मुश्किल से स्क्रैच कर पाती हैं। ये किड उसे किस चीज से किल करेगा? अपने टीट से? उनकी जीरिंग मेरे कानों में नीडल्स की तरह चुभने लगी। मेरा माइंड पूरी तरह ब्लैंक हो गया। मैं शॉक में फ्रीज हो गया था। मैं सिर्फ इसलिए गिरा था क्योंकि मेरी लेग्स ने जवाब दे दिया था। मेरा ये कॉन्ट्रैक्ट लेने का कोई इरादा नहीं था। मैंने एक्सप्लेन करने के लिए अपना मुंह खोला, लेकिन जैसे ही मेरी नजर विलो की आईसी स्टेयर से मिली, मेरे सारे वर्ड्स गले में ही मर गए। सबके शॉक के लिए विलो की आंखों में कोई मौकरी नहीं थी, बल्कि उनमें कुछ चमक उठा। उसके माइंड में सब ऑब्वियस था। जहां बाकी सभी डरकर पीछे हट रहे थे, वहीं मैं अकेला आगे बढ़ा था। एक सर्टेन डेथ मिशन का सामना बिना किसी हेजिटेशन के कर रहा था। किसी ऑर्डिनरी इंसान में इतनी नर्व नहीं हो सकती। गुड, कौन सी नर्व? अंदर से मैं पूरी तरह टूट चुका था। मैं रोने वाला था। अब जब तुमने कॉन्ट्रैक्ट ले लिया है तो ये तुम्हारा है। तुम्हारे पास 3 दिन है। अगर टारगेट नहीं मरा तो तुम मरोगे। तभी मेरे सिर में एक मैकेनिकल वॉइस गूंजी। डिंग, प्लेयर डिटेक्टेड इन अ सर्टेन डेथ सिचुएशन। एक्टिवेशन कंडीशंस मेट। एब्सोल्यूट लक सिस्टम अब ऑनलाइन है। रूकी क्वेस्ट इशूड। ब्रॉन्ज असैसिनेशन ऑर्डर कंप्लीट करो। टारगेट है बेयर किंग, फर्स्ट रेट मास्टर। टाइम लिमिट 72 घंटे। रिवॉर्ड 1 रूकी रिवॉर्ड पैक। फेलियर पेनल्टी टर्मिनेशन। इससे पहले कि मैं कुछ समझ भी पाता, ब्लैक कपड़े पहने 2 आदमी मेरी आर्म्स पकड़कर मुझे डंजन से बाहर घसीट ले गए। ठंडी रात की हवा मेरे चेहरे से टकराई और मैं कांप उठा, जिससे आखिरकार मेरे सेंसेस थोड़े वापस आए। मैंने अपने हाथ में पकड़ी डल ब्लेड को कसकर पकड़ा और स्क्रोल पर लिखे उन 4 वर्ड्स को घूरने लगा। द बियर किंग। मेरा रोने का मन कर रहा था, लेकिन आंसू तक नहीं निकल रहे थे। ये सो कॉल्ड लक सिस्टम अचानक कहीं से भी सामने आ गया था और मुझे इसमें होप की एक भी किरण नजर नहीं आ रही थी। 72 घंटे का काउंटडाउन ऑफिशियली शुरू हो चुका था। अगर मैं 3 दिनों में बियर किंग को किल नहीं कर पाया तो मरने वाला मैं ही था। मैं तो बस एक स्कॉलर था जो ब्लेड को ठीक से पकड़ तक नहीं सकता था। मैं ऐसे फर्स्ट रेट मास्टर को कैसे किल कर सकता था जिसे ब्लेड्स तक पियर्स नहीं कर सकती थी? मैं डिस्पेयर में अपनी डल ब्लेड पकड़े आगे बढ़ता रहा, जैसे मेरी पूरी लाइफ पहले ही काउंटडाउन पर चल रही हो। शिंगा सिटी का यूआई टैवर्न पूरे शहर की सबसे लाइवली जगह थी, जहां हर तरह के लोग मौजूद रहते थे। एक पॉट ऑफ टी प्लीज। कमिंग राइट अप सर। मैं फर्स्ट फ्लोर के सबसे डार्क कॉर्नर में दुबका हुआ था। मेरे सामने रखी टी को अनटच्ड पड़े आधा घंटा हो चुका था। ऐसा नहीं था कि मैं उसे पीना नहीं चाहता था, मैं बस कप उठाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। मेरे हाथ इतनी बुरी तरह कांप रहे थे। टी बार बार स्लोश होकर बाहर गिर रही थी और उसका ज्यादातर हिस्सा स्पिल हो चुका था। टारगेट जहां था, उस चिंगा सिटी तक मिली इंटेल के बाद मैं 2 दिनों से इस जगह की स्टेकआउट कर रहा था। बेयर किंग का असली नाम सैंग बाओ था। वो चिंगा सिटी का लोकल बुली था और हर दिन दोपहर को इसी टैवर्न में खाना खाने आता था। मेरी सो कॉल्ड स्टेकआउट असल में बस एक कॉर्नर में छिपकर उसे सीक्रेटली वॉच करना था, लेकिन जितना ज्यादा मैं उसे देखता उतना ही सब होपलेस लगता। सांग बाओ किसी आयरन टावर की तरह बना हुआ था। उसकी आर्म्स मेरी थाई से भी मोटी थी। मैंने
मैंने अपनी आंखों से किसी आदमी को उसे एंगर करते देखा था। एक स्लैप ने उस आदमी को वॉल से जा टकराया। वो मौके पर ही एक ग्रूसम मेस में मर गया। मेरे पास उसे असैसिनेट करने का कोई चांस नहीं था। मेरी डल ब्लेड उसकी डिफेंसेस को तोड़ ही नहीं सकती थी और एक फाइन सोर्ड भी उसे जरा सा स्क्रैच नहीं कर सकती थी। सिस्टम का काउंटडाउन खत्म होने में 10 घंटे से भी कम बचे थे। अगर मैंने अभी एक्शन नहीं लिया तो सिस्टम मुझे इरेज कर देगा। किसी भी तरह मैं मरने वाला था, इसलिए मैंने अपने दांत भींच लिए और चार्ज करके फाइट करने के लिए रेडी हो गया। उम्मीद बस इतनी थी कि कम से कम उसे अपने साथ ले डूबूं। लेकिन मेरे अंदर का डर मेरे हैंड्स और फीट को और भी ज्यादा कांपने पर मजबूर कर रहा था। मैंने डीप ब्रेथ ली और टी के जरिए अपनी नर्व्स को काम करने की कोशिश की। मेरे हाथ झटके से हिले और पूरा कप फ्लोर पर स्पिल हो गया। टी ने मेरी पैंट्स का हेम भिगो दिया। मैंने अंडर माई ब्रेथ अपनी बैड लक को कर्स किया और वेटर के आकर इसे साफ करने का इंतजार करने लगा। तभी टैवर्न के डोर पर लाउड एरोगेंट वॉइसेस गूंज उठी। एक हल्किंग टावर लाइक फिगर धक्का देते हुए अंदर आया। वो संग बाओ था, खुद बेयर किंग। आज वो बहुत अच्छे मूड में था। उसका फेस प्लेजर से लाल था और वो अपने लैकीज के साथ अंदर घुसते हुए फाइन वाइन और प्रिटी विमेन की डिमांड कर रहा था। बेयर किंग आ गया है, सब रास्ते से हट जाओ। मेरा हार्ट मेरे गले में आकर अटक गया। फियर ने मुझे पूरी तरह घेर लिया। मैं उसके पास जाने की हिम्मत नहीं कर सकता था। वो गार्ड से घिरा हुआ था और मैं उसके पास पहुंचने से पहले ही मार दिया जाता। मैं डर के मारे सिकुड़ गया और मन ही मन चाहता था कि बस टेबल के नीचे क्रॉल करके छिप जाऊं। टैवर्न के सेकंड फ्लोर पर विलो विंडो के पास बैठी थी। उसकी आईज नीचे हो रही हर घटना पर टिकी हुई थी। वो यहाँ एसईसी लीडर के ऑर्डर्स पर आई है। इस मिस्टीरियस रूकी पर नजर रखने के लिए भेजी गई है जिसने एक सर्टेन डेथ मिशन एक्सेप्ट करने की हिम्मत की थी। लेकिन लगातार 2 दिनों तक देखने के बाद भी मैंने बस यहाँ बैठकर टी के ऊपर कांपने के अलावा एक भी मूव नहीं किया है। विलो डिसअपॉइंटेड होने लगती है, सोचते हुए कि कहीं मैं आखिर में बस एक रेकलेस फूल तो नहीं हूँ। तभी अगले ही पल उसकी प्यूपल सिकुड़ जाती हैं। वो फ्लोर पर गिरी हुई टी को गौर से देखने लगती है। वो एग्जैक्ट स्पॉट संगाओ के डेली पाथ पर है। वो हर बार अपने यूजुअल सीट पर ऊपर जाने के रास्ते में यहीं से गुजरता है। विलो स्टन्ड रह जाती है। अब उसे पूरा यकीन है कि मैं डीवियसली कैलकुलेटिंग हूँ और ये 2 दिनों तक मेरा यूं खाली बैठना असल में उसकी हर हैबिट को मैप आउट करना था। न ब्लेड न सोर्ड, सिर्फ एक स्पिल्ड कप ऑफ टी के सहारे मैंने स्टैगरिंग ब्रिलियंस वाला किलिंग ट्रैप सेट कर दिया है। विलो अपनी सांस रोक लेती है। उसकी आईज नीचे फ्लोर पर लॉक्ड है। एक सेकंड के लिए भी नजर हटाने की हिम्मत नहीं करती। नीचे संगबाओ कर्स और ग्रम्बल करते हुए रास्ते में आने वाले पेट्रन्स को धक्का देता है और स्टेयरकेस की तरफ बढ़ता है। अभी अभी उसने किसी से जबरदस्ती पैसे वसूले हैं और वो फैंटास्टिक मूड में है, अपने पैरों के नीचे पड़े पडल से पूरी तरह अनजान। उसका पैर स्लिप हो जाता है, उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और उसका 300 पाउंड का फ्रेम आगे की तरफ गिर पड़ता है। बैंग! उसका सिर सीधे उसके पास रखी टेबल से जा टकराता है जिस पर स्कॉल्डिंग चिली ऑयल हॉट पॉट रखा हुआ है। पॉट पलट जाता है और बॉइलिंग ऑयल उसके पूरे शरीर पर गिर जाता है। सांग बाओ एक हॉरिफिक स्क्रीम निकालता है। एक फर्स्ट रेट मास्टर्स आयरन बॉडी भी आंखों में पड़ने वाले स्केल्डिंग ऑयल के सामने टिक नहीं सकती। दर्द उसे फ्लोर पर बुरी तरह तड़पने पर मजबूर कर देता है। लेकिन असली डिजास्टर अभी शुरू ही हुआ था। पास में बैठा एक ड्रंक पेट्रन जो स्ट्रॉन्ग लिकर का जार पकड़े हुए था, सांग बाओ की टक्कर से गिर जाता है। जार टूट जाता है और सांग बाओ सिर से पैर तक लिकर में भीग जाता है। तड़पते हुए वो पास रखा कॉर्नर का इंसेंस बर्नर गिरा देता है। एम्बर्स और ऐश हवा में बिखर जाते हैं और एक स्पार्क सीधे उसके लिकर सोक्ड बॉडी पर जा गिरता है। फ्लेम्स तुरंत भड़क उठती हैं और वो एक लिविंग टॉर्च में बदल जाता है। हेल्प, समबडी हेल्प मी! वो चीखता है और पैनिक में इधर उधर भागते हुए विंडो की तरफ लपकता है। खुद को बुझाने के लिए रिवर में जंप करने की कोशिश करता है। टैवर्न में मौजूद हर गेस्ट शॉक में फ्रीज हो जाता है। पूरा प्लेस केओस में बदल जाता है। मैं भी फ्रोजन बैठा हूँ, डिसबिलीफ में घूर रहा हूँ। मेरे सामने जो हो रहा है उस पर मुझे खुद यकीन नहीं हो रहा। जलता हुआ आदमी विंडो तोड़कर बाहर गिरता है और सीधे सेकंड फ्लोर से नीचे जा गिरता है। नीचे एक कैंडिड हॉथॉर्न वेंडर उसी वक्त वहां से गुजर रहा होता है। उसके स्ट्रॉ डिस्प्ले में शार्प वुडन स्क्यूअर्स लगे हुए हैं। पूरी स्ट्रीट डेड साइलेंट हो जाती है। स्क्यूअर्स सीधे उसकी गर्दन के आर पार घुस जाते हैं। फ्लेम्स अभी तक बुझी भी नहीं थी कि उसकी लाइफ पहले ही जा चुकी थी। कोई गॉड भी उसे नहीं बचा सकता था। टैवर्न के अंदर और बाहर डेड साइलेंस छा जाती है। हर कोई फ्रोजन खड़ा है, जॉज खुले हुए उस बिजार सीन को घूर रहा है। शैडोज से देख रही विलो सोर्ड की हिल्ट को टाइट पकड़ लेती है। उसके नकल्स वाइट पड़ जाते हैं और उसके पूरे बॉडी में शडर दौड़ जाता है। उसे पूरा यकीन है कि ये हेवन, अर्थ और मैन का परफेक्ट कन्वर्जेंस है। ये कोई ऑर्डिनरी असैसिनेशन नहीं है। ये कॉज एंड इफेक्ट के जरिए हेवन और अर्थ की पावर से किया गया किल है। एक ऐसा किल जिसमें न कोई फॉर्म है, न ब्लेड की फ्लैश, न उसके हाथों पर ब्लड की एक ड्रॉप और न ही इनर एनर्जी की कोई हलचल। ये वो हाईएस्ट रेल्म है जहां कोई असैसिन पहुंच सकता है। वो मुझे कांपते हुए बैठे देखती है और इसे एक मास्टर की उस एग्जॉशन के रूप में समझ लेती है जो एक एपिक स्कीम को अंजाम देने के बाद थक चुका हो। विलो अंदर तक हिल चुकी है। अब उसे यकीन हो चुका है कि मैं एक टेरिफाइंगली पावरफुल मास्टर हूँ। असली मैं बस कॉर्नर में दुबका हुआ डर के अलावा कुछ महसूस नहीं कर रहा हूँ। मैंने तो सिर्फ एक कप ऑफ टी गिराया था। इस सबका असल में मुझसे कोई
लेना देना ही नहीं है। कांपते हुए मैं पवेलियन के हाइड आउट में वापस पहुंचता हूँ। हर कोई मुझे ऐसे घूर रहा है जैसे मैं कोई मॉन्स्टर हूँ। बेयर किंग की बिजार डेथ पहले ही लेजेंड बन चुकी है। एक फर्स्ट रेट मास्टर जिसे ब्लेड्स तक छू नहीं सकती थी, उसे टी, हॉट पॉट, लिक्वर, इंसेंस बर्नर और कैंडी स्क्यूअर ने मार डाला। ये हद से ज्यादा एब्सर्ड है, फिर भी सच में हुआ है। और ये सब शुरू करने वाला मैं हूँ, एक फ्रेल वीकलिंग जो ठीक से चल भी नहीं सकता। तभी एक फ्यूरियस रोर खामोशी को चीर देता है। स्कारफेस का चेहरा एनवी से बिगड़ जाता है। वो रियलिटी को एक्सेप्ट करने से इनकार कर रहा है। नो वे, एब्सोल्युटली नो वे। ये तो एक नोबडी है जिसके पास जीरो इनर एनर्जी है। ये भला फर्स्ट रेट मास्टर को कैसे किल कर सकता है? इसने जरूर चीट किया होगा, किसी को हायर किया होगा या पॉइजन इस्तेमाल किया होगा। वो बुरी तरह वर्कड अप है क्योंकि जिस लूजर को वो हमेशा नीचा समझता आया है उसने ऐसा जॉब कर दिया है जिसे खुद करने की वो कभी हिम्मत नहीं करता। मैं इसे एक्सेप्ट करने से इनकार करता हूँ। पवेलियन लॉ साफ है, जो भी किसी किल को चैलेंज करना चाहता है वो डेथ वेवर साइन करके ट्रूथ के लिए ड्यूअल कर सकता है। मैं उसे ड्यूअल के लिए चैलेंज करता हूँ। ड्यूअल शब्द सुनते ही मेरी जान निकल जाती है। मैं जल्दी जल्दी हाथ हिलाकर मना करने की कोशिश करता हूँ। मैं बस कंसीड करना, पीछे हटना और इस मैडमैन से दूर जाना चाहता हूँ। मैं इंस्टिंक्टिवली पीछे हटता हूँ। मेरा फुटिंग बिगड़ जाता है और मैं बैलेंस खोकर लड़खड़ा जाता हूँ। पीछे की तरफ लड़खड़ाते हुए मेरे शू का टिप जमीन पर पड़े एक छोटे पेबल से टकरा जाता है। पेबल एक इम्पॉसिबली प्रिसाइज एंगल पर उछलता है और छत के नीचे बने एक वॉस्प नेस्ट से जा टकराता है। ह्यूज हॉर्नेट्स नेस्ट नीचे गिर पड़ता है और सैकड़ों फ्यूरियस वॉस्प्स बाहर निकल आते हैं। स्कारफेस अभी भी शेखी बघार रहा है, सिर पीछे किए हुए, उसके ऊपर मंडरा रहे डेडली डेंजर से पूरी तरह अनजान। एनरेज्ड स्वॉर्म एक ब्लैक स्टॉर्म क्लाउड की तरह उसके ऊपर टूट पड़ता है। व्हाट इज दैट? उसके चेहरे पर एक इच सी होती है। वो बिना सोचे उसे हाथ से झटकता है और वॉस्प्स को पूरी तरह एनरेज कर देता है। एक ब्लड कर्डलिंग स्क्रीम पूरे कोर्टयार्ड में गूंज उठती है। स्कारफेस वॉस्प्स के घूमते हुए क्लाउड में घिर जाता है और उसके पास भागने की कोई जगह नहीं होती। वो अपने आर्म्स को बुरी तरह झटकता है जिससे उसे और भी ज्यादा स्टिंग्स मिलते हैं। एक थर्ड रेट फाइटर की इनर एनर्जी भी ऐसे स्वॉर्म से कोई डिफेंस नहीं है जो हर गैप ढूंढ लेता है। सिर्फ 3 ब्रेथ्स के अंदर स्कारफेस जमीन पर गिर पड़ता है। उसका पूरा बॉडी सूज चुका है और मुंह से फोम निकल रहा है। उसकी एक्सपोज्ड स्किन का हर इंच स्टिंगर से भरा हुआ है। उसकी लाइफ निकल चुकी है और वो मौके पर ही मर जाता है। कोर्टयार्ड फिर से डेड साइलेंट हो जाता है। हर कोई स्टंड खड़ा है। उनकी आईज कभी कॉप्स पर तो कभी मुझ पर जा रही हैं। शायद बेयर किंग को किल करना सिर्फ लक था, लेकिन ये कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। एक सिंगल बैकवर्ड स्टेप, एक फ्लिक्ड पेबल और वॉस्प्स का स्वॉर्म उस आदमी को खत्म कर देता है जिसने उसे चैलेंज किया था। ऐसी पावर टेरिफाइंग है। पूरी क्राउड एक साथ सांस खींचती है। उनके हार्ट्स में ड्रेड और ऑ भरा हुआ है। ब्रांच मास्टर इनर हॉल से बाहर आता है। उसने पूरी घटना को अनफोल्ड होते हुए देखा था। उसकी आईज शॉक से वाइड हैं। ट्रिगर के लिए एक पेबल, वेपन के लिए विंड। बिना ब्लड की एक ड्रॉप बहाए किल करने का क्या शानदार तरीका है। शुचान की टैलेंट का कोई मुकाबला नहीं है। उसका माइंड किसी भी डीमन से ज्यादा शार्प है। इफेक्टिव इमीडिएटली उसे गोल्ड रैंक किलर के पद पर प्रमोट किया जाता है। अब उसका रैंक ब्रांच एल्डर के बराबर है। पूरा रूम शोर से गूंज उठता है। एक रुकी का सीधे गोल्ड रैंक पर पहुंच जाना। पवेलियन की हिस्ट्री में ऐसा कभी नहीं हुआ। मैं पूरी तरह फ्रीज हूँ। मेरा माइंड पूरी तरह ब्लर हो चुका है। मैं कुछ भी समझ नहीं पा रहा हूँ। मैं तो बस स्लिप हुआ और एक पेबल को किक कर दिया। मुझे नहीं पता कि सब लोग इसमें इतना कुछ क्यों देख रहे हैं। विलो, आज से तुम्हें रूकी ट्रेनिंग ड्यूटी से रिलीव किया जाता है। चियन के पास उसकी पर्सनल हैंडमेडन बनकर रहो और उसकी हर जरूरत का ध्यान रखो। विलो का हार्ट डूब जाता है। एक पल के लिए उसे लगता है कि उसे पनिशमेंट दी जा रही है, लेकिन ब्रांच मास्टर का ऑर्डर सुनकर वो वहीं फ्रीज हो जाती है। एक गोल्ड रैंक इंस्ट्रक्टर को रुकी हैंडमेडन बना दिया गया। देखने में ये ह्यूमिलिएशन लगता है, लेकिन असल में ये लाइफ टाइम की अपॉर्चुनिटी है। वो ब्रांच मास्टर का असली मतलब समझ जाती है। वो उसे एक किलिंग गॉड के साथ रहने और इस आर्ट के सबसे ऊंचे लेवल के मास्टर से सीखने का मौका दे रहा है। अंडरस्टूड। वो अपना सिर झुकाती है। उसकी वॉइस में एक्साइटमेंट की हल्की, बेयरली नोटिसेबल ट्रेमर है। मैं पूरी तरह स्टंडन हूँ, अंदर से टूट रहा हूँ और बस किसी तरह भाग जाना चाहता हूँ। एक आइस कोल्ड शीविल मेरी हैंडमेडन बन गई है। उसकी एक नजर पड़ते ही मेरी लेग्स पानी की तरह कमजोर पड़ जाती है। हर सिंगल डे साथ रहना है। मैं सरवाइव नहीं कर पाऊंगा। मैं मना करने के लिए मुंह खोलता हूँ, लेकिन ब्रांच मास्टर पहले ही एक सिल्वर स्क्रॉल मेरी तरफ बढ़ा चुका है। शोचन, तुम्हें अभी प्रमोट किया गया है। ये एक सिल्वर रैंक एलीट मिशन है जिसे पवेलियन में कोई और लेने की हिम्मत नहीं करता। अब ये तुम्हारा है। टारगेट करंट मिनिस्टर ऑफ पर्सनल, फर्स्ट रैंक ऑफिशियल मिनिस्टर वॉल्टर। व्हाट? मैं स्क्रॉल पकड़े हुए विलो की तरफ देखता हूँ जो पहले ही मेरी हैंड मेडन की रोल में सेटल हो चुकी है और सफोकेशन की एक वेव मुझ पर टूट पड़ती है। मैं ऐसी लाइफ में कभी सरवाइव नहीं कर पाऊंगा। उस रात मुझे एक फाइन गेस्ट रूम में ठहराया जाता है। विलो एक सेकंड के लिए भी मेरा साथ नहीं छोड़ती। हर चीज का मेटिकुलस केयर से ध्यान रखती है। बेड बनाना, टी पोर करना, पूरी तरह डिवोटेड। एक परफेक्ट हैंड मेडन की हर क्वालिटी उसके अंदर है। मैं ऐसे बैठ नहीं पा रहा जैसे मेरी बैक में पिंस चुभी हों। अपनी ही स्किन में कंप्लीटली अनकंफर्टेबल महसूस कर रहा
रहा हूँ। रुआन, तुम्हें इतना बॉदर करने की जरूरत नहीं है, मैं खुद मैनेज कर सकता हूँ। विलो कुछ नहीं कहती, वो चुपचाप मेरे लिए बाथ वाटर तैयार करती है, फिर एक तरफ खड़ी होकर वेट करती है। मेरा फेस रेड हो जाता है। मैंने कभी किसी वुमन को इतनी क्लोजली मेरी सेवा करते नहीं देखा, और वो भी ऐसी वुमन जो बिना पलक झपकाए किल कर सकती है। मैं धीरे धीरे अपना आउटर रोब उतारता हूँ। मेरा बॉडी पेल और थिन है, एक ट्रेस ऑफ मसल भी नहीं है। एक फ्रेल स्कॉलर का टेक्स्ट बुक बिल्ड, एक ऐसा ऑर्डिनरी आदमी जिसके पास कोई मार्शल फाउंडेशन तक नहीं है। विलो का माइंड ब्लैंक हो जाता है, उसकी पूरी वर्ल्ड व्यू टूट जाती है। बिना इनर एनर्जी वाला एक ऑर्डिनरी आदमी फर्स्ट रेट मास्टर को कैसे काट सकता है और वॉस्प्स के स्वॉर्म से थर्ड रेट फाइटर को कैसे खत्म कर सकता है? ये मार्शल आर्ट्स के हर रूल को डिफाई करता है। इसका कोई रैशनल एक्सप्लेनेशन नहीं है। उसके माइंड में एक स्टैगरिंग थॉट आता है और उसके पूरे बॉडी में शिवर दौड़ जाता है। मार्शल पाथ के बिल्कुल पीक पर एक मास्टर सेंटहुड में ट्रांसेंड कर जाता है। उस लेवल पर उसे इनर एनर्जी की भी जरूरत नहीं रहती। उसका हर जेस्चर नेचुरली वे ऑफ हेवन के साथ अलाइन होता है। एक सिंगल मोशन हेवन और अर्थ को खुद मूव कर सकता है। इस रेल्म का एक नाम है रिटर्न टू सिंप्लिसिटी। अब वो आखिर समझ जाती है, उसमें इनर एनर्जी की कमी नहीं है। वो तो पहले ही उससे बहुत आगे निकल चुका है। एक कप ऑफ स्पिल टी एक किलिंग ट्रैप बना देता है। एक सिंगल पेबल एक फॉर्मिडेबल फो को खत्म कर देता है। दोनों ही हेवन की पावर है। उसके मन के सारे डाउट्स आखिरकार दूर हो जाते हैं। विलो मेरी बैक को देखती है, उसकी आईज फैनेटिकल डिवोशन से भर उठती हैं। पहले उसे लगता था कि हैंडमेडन बनना उसकी टैलेंट की बर्बादी है। अब वो समझ चुकी है, ये एक लाइफ टाइम में सिर्फ एक बार मिलने वाला मौका है, एक ऐसे सुप्रीम मास्टर के साथ रहने का जिसने रिटर्न टू सिंप्लिसिटी हासिल किया है। यहाँ तक कि उसकी टी पोर करना भी 3 जन्मों में मिलने वाले ब्लेसिंग के बराबर है। विलो पूरी तरह बिल्कुल 1 ओवर हो चुकी है। वो अपना सिर नीचे झुका लेती है। उसकी वॉइस पानी की तरह सॉफ्ट हो जाती है। अचानक आई ये जेंटलनेस मुझे शिविर करा देती है। मैं पूरी तरह लॉस्ट हूँ। मुझे जरा भी आइडिया नहीं है कि उसने अपने दिमाग में कौन सी एब्सर्ड फैंटेसी बना ली है। अगली सुबह मैं एक नाइटमेयर से हांफते हुए उठता हूँ, कोल्ड स्वेट में पूरी तरह भीगा हुआ। सपने में मैं अपनी डल ब्लेड पकड़े मिनिस्टर ऑफ पर्सनल को असैसिनेट करने चुपके से जा रहा था। तभी हल्किंग गार्ड्स का एक ग्रुप मुंह पर टूट पड़ा और मुझे जमीन पर घसीटने लगा। आखिर में मिनिस्टर ने खुद मुझे 1000 कट्स की सजा देकर एग्जीक्यूट करने का ऑर्डर दे दिया। मैं झटके से उठकर बैठ जाता हूँ, पसीने में पूरी तरह भीगा हुआ। मेरा हार्ट जोर जोर से धड़क रहा है। जैसे ही मैं अपनी आईज खोलता हूँ, एक कोल्ड ब्यूटीफुल फेस मेरे बिल्कुल सामने हॉवरिंग कर रहा होता है, मेरे फेस से बेयरली 1 इंच दूर। मैं डरकर चीख निकालता हूँ और बेड से सीधा उछलकर उठ जाता हूँ। व्हाट आर यू डूइंग? मैं विलो की तरफ पॉइंट करता हूँ। मेरी वॉइस कांप रही है। विलो चुपचाप अपनी गेज पीछे खींच लेती है। उसके हाथों में एक कॉपर बेसिन है जिसके अंदर स्टीमिंग वाटर है। यंग मास्टर, वॉश अप करने का टाइम हो गया है। उसकी वॉइस हमेशा की तरह फ्लैट है, लेकिन उसकी आईज में कुछ है, स्क्रूटनी की एक फेंट बेयरली नोटिसेबल ट्रेस। तभी मुझे फाइनली याद आता है, अब वो मेरी पर्सनल हैंडमेडन है। मैं जल्दी से बेड से उतरता हूँ, टॉवल उठाता हूँ और उसे अपने फेस पर जैसे तैसे फिरकर उसे ही वॉशिंग अप मान लेता हूँ। विलो मेरी फ्रैंटिक स्क्रैम्बलिंग को साइलेंस में देखती रहती है। यंग मास्टर का सेल्फ कंट्रोल सच में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। कल रात 2 लोगों को किल करने के बाद भी वो वेकअप होते समय टेम्पर का जरा सा भी ट्रेस नहीं दिखाता। किलिंग इंटेंट की हल्की सी हिंट तक नहीं है। अपने प्रेजेंस पर इस तरह का परफेक्ट मास्टरी मैंने कभी नहीं सुना। अभी उसकी वो चीख प्लेन फ्राइड जैसी लगती है, लेकिन असल में ये जरूर कोई यूनिक ब्रीदिंग टेक्निक है जो सडन शॉक का इस्तेमाल करके बॉडी की हिडन पोटेंशियल को अनलॉक करती है। ट्रेनिंग करने का कितना प्रोफाउंड तरीका है। अगर मुझे पता होता कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है तो शायद मैं उसी वक्त घुटनों पर गिर जाता। रुयन, आई स्वेयर तुमने अभी मुझे डरा दिया था। बस इतना ही। विलो बेड को ठीक करते हुए ऐसे टोन में पूछती है जो ऑलमोस्ट कैजुअल लगता है, यंग मास्टर, इस नेक्स्ट मिशन के बारे में मिनिस्टर वॉल्टर क्या प्लान है? वो उम्मीद कर रही है कि मेरी किसी भी छोटी सी बात से उसे किलिंग आर्ट्स के एसेंस का कोई फ्रैगमेंट मिल जाए। मेरे हेड के अंदर चीख पुकार मची हुई है, लेकिन मैं इनमें से कुछ भी बाहर बोलने की हिम्मत नहीं करता। अब तक मुझे समझ आ चुका है कि इन असैसिन्स की क्राउड के सामने जितना ज्यादा एक्सप्लेन करने की कोशिश करो, उनकी इमेजिनेशन उतनी ही वाइल्ड होती जाती है। बेस्ट स्ट्रेटेजी यही है कि मिस्टीरियस दिखो और जितना हो सके कम बोलो। इसलिए मैं टीवी ड्रामा के किसी वाइज ओल्ड मास्टर की तरह दिखने की पूरी कोशिश करता हूँ। विंडो के पास जाता हूँ, अपने हैंड्स को बैक के पीछे क्लास्प करता हूँ, अपनी गेज को 45 डिग्री ऊपर स्काई की तरफ उठाता हूँ और एक सॉफ्ट साई छोड़ता हूँ। वो साई लंबा और भारी है, डिस्पेयर से निकली एक जेन्युइन हार्टफेल्ट साई। लेकिन विलो के कानों में ये 9th हेवन से नीचे उतरती हुई किसी ऐसी आवाज जैसी लगती है जिसका मीनिंग मेजर से परे है। विलो का हार्ट जोर से धड़क उठता है। पवेलियन के अंदर एक लेजेंड है, जब कोई किलर किसी टारगेट को खत्म करने के लिए पूरी तरह रिजॉल्व हो जाता है और उसकी डेथ का एग्जैक्ट मोमेंट पहले ही देख चुका होता है, तब वो एक सिंगल साई छोड़ता है। ये उस लाइफ के लिए साई होती है जो अब खत्म होने वाली है। डेथ सेंटेंस की ओपनिंग नोट। यंग मास्टर ने मिनिस्टर की एग्जैक्ट डेट ऑफ डेथ पहले ही देख ली है और जॉब लिए अभी सिर्फ 1 रात हुई है। यंग मास्टर, विलो की वॉइस थोड़ी कांपती है। मिनिस्टर वॉल्टर एक फर्स्ट रैंक्ड कोर्ट ऑफिशियल है। उसका रेसिडेंस हेवीली गॉर्डेड है। रूमर है कि उसने पीक सेकंड रेट लेवल के 2 मास्टर्स को अपने स्टाफ में रखा हुआ है। एक ऑर्डिनरी असासिन वॉल तक भी नहीं चढ़ सकता, अंदर जाना तो दूर की बात है। वो मुझे वार्न करने की कोशिश कर रही है। ये टारगेट काफी हार्ड है। ये सुनकर मेरा हार्ट और भी नीचे बैठ जाता है। ग्रेट। जगह सिर्फ फोर्ट्रेस ही नहीं है, बल्कि वहाँ पीक सेकंड रेट के 2 मास्टर्स भी गार्ड कर रहे हैं। मैं इसे आखिर कैसे
कैसे पुल ऑफ करूंगा? मैं इतना स्ट्रेस्ड हूँ कि इंस्टिंक्टिवली अपना हाथ उठाकर ब्राउ रब करने लगता हूँ। ये हैबिट मुझे अपनी पास्ट लाइफ से मिली थी, जब पेपर्स लिखते लिखते मेरे बाल झड़ने लगे थे। लेकिन विलो की आईज से देखा जाए तो ये सबसे ऑर्डिनरी जेस्चर भी एक पूरी तरह अलग मीनिंग ले लेता है। उसकी नजर में मिनिस्टर वॉल्टर पहले ही एक डेड मैन है। विलो मेरी थिन हंच्ड बैक को देखती है, उसकी आईज में एडोरेशन ओवरफ्लो होने वाली है। वो डीप ब्रेथ लेती है और मेरी बैक की तरफ डीपली बाउ करती है। यंग मास्टर, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, इस तरह के लेग वर्क मुझे करने दीजिए। मैं अंदर स्नीक करके स्काउट करती हूँ। आप बस यहीं आराम से बैठिए और राइट मोमेंट का वेट कीजिए। इससे पहले कि मैं कुछ रिस्पॉन्ड कर पाऊं, वो पहले ही ब्लर बनकर रूम से घोस्ट की तरह गायब हो जाती है। मेरा रोने का मन करता है लेकिन आंसू तक नहीं निकलते, कसम से। मेरा ब्रेन और यहाँ बाकी सब लोगों के ब्रेन्स एक ही वेवलेंथ पर काम ही नहीं कर रहे हैं। रूम में अकेला मैं फिजिट करता हुआ इंतजार करता रहता हूँ। ऐसा लगता है जैसे बहुत लंबा टाइम बीत गया हो। विलो अभी तक वापस नहीं आई। मेरा पेट ग्रॉल करने लगता है। मैं खुद को हिम्मत देता हूँ और रूम से बाहर निकलता हूँ, कुछ खाने की उम्मीद में। जैसे ही मैं बाहर आता हूँ, मुझे कोर्टयार्ड लोगों से भरा हुआ दिखाई देता है। ब्रांच के सारे असैसिन्स वहाँ मौजूद हैं। हर कोई मुझे वाइड आइड रेवरेंस के साथ घूर रहा है। मुझे देखते ही सब लोग एक साथ सिर झुकाते हैं और डीप रिस्पेक्ट के साथ आवाज लगाते हैं, ग्रीटिंग्स योर एमिनेंस। मैं बुरी तरह चौंक जाता हूँ और फिर से मेरे नीज लगभग जवाब देने लगते हैं, हाय एवरीवन। मैं ऑकवर्ड तरीके से हल्का सा हाथ हिलाता हूँ। एक क्विक विटेड असैसिन तुरंत मेरे पास दौड़कर आता है, बाउ करते हुए और सिर हिलाते हुए बोलता है, माय लॉर्ड, क्या आप ईट करने के लिए रेडी हैं? सब तैयार है, आपको जो भी चाहिए माय लॉर्ड, बस ऑर्डर दीजिए, हम बिना सेकंड थॉट अपनी जान दे देंगे। यस, आपकी सर्विस करना माय लॉर्ड हमारे लिए सबसे बड़ा ऑनर है। वही किलर्स जो कल तक मुझे देखकर स्नीर कर रहे थे, आज बूटलिकर्स के पूरे ग्रुप की तरह मेरी सर्विस करने के लिए एक दूसरे से आगे निकल रहे हैं। पूरा सीन मुझे बेहद अनकंफर्टेबल कर देता है। मैं जल्दी से थोड़ा खाना खाता हूँ, उसका टेस्ट तक ठीक से महसूस नहीं करता और फिर ऐसे अपने रूम में वापस भागता हूँ जैसे गेटअवे कर रहा हूँ। अब मुझे समझ आ गया है, इस गॉड फॉर सेकंड जगह में मेरी रेप्यूटेशन पूरी तरह लॉक्ड इन हो चुकी है। एक अनफैथमेबल गॉड लाइक मास्टर ऑफ डेथ। अब मैं कुछ भी कहूँ, कुछ बदलने वाला नहीं है। मेरे पास इसे एंड तक राइड आउट करने के अलावा कोई चॉइस नहीं है। सिस्टम आर यू देयर? मैं अपने माइंड में साइलेंटली उसे कॉल करता हूँ, प्लेयर आई एम हियर। इस मिशन में मुझे टारगेट से 10 माइल्स के अंदर होना होगा, तभी ये काउंट होगा। राइट, करेक्ट प्लेयर। मिशन की टाइम लिमिट के अंदर तुम्हें टारगेट के सेंटर में 10 माइल्स की रेडियस के अंदर एंटर करना होगा, जहां लॉ ऑफ कॉजलिटी इफेक्ट में आता है। तो अगर मैं जाऊं ही नहीं तो मिशन ऑटोमेटिकली फेल हो जाएगा। मिशन फेलियर रिजल्ट्स इन प्लेयर टर्मिनेशन। मेरे अंदर होप की जो छोटी सी स्पार्क बची थी वो भी तुरंत बुझ जाती है। दूसरे शब्दों में मेरे पास जाने के अलावा कोई चॉइस नहीं है। करेक्ट प्लेयर। मैं चेयर पे गिर जाता हूँ, लाइफ से पूरी तरह डन। ये कैसा एब्सोल्यूट लक सिस्टम है? ये तो एब्सोल्यूट डूम सिस्टम ज्यादा लगता है। तभी जब मैं अपनी लाइफ को लेकर साई कर रहा होता हूँ, विंडो हिलती है और विलो अंदर स्लिप कर जाती है। उसके ऊपर ब्लड की हल्की सी स्मेल है, हालांकि वो जल्दी ही गायब हो जाती है। यंग मास्टर, मैंने जगह की स्काउटिंग कर ली है। मिस्टर वॉल्टर का रेजिडेंस बिल्कुल एयरटाइट है, जैसा हमें डर था। मैं आउटर ग्राउंड्स में घुसी और थोड़ी इन्फॉर्मेशन जुटाने के लिए 3 हिडन सेंट्रीज को टेक आउट करना पड़ा। मेरा हार्ट लगभग रुक जाता है। रुआन, तुमने अभी लोगों को किल कर दिया। मिनिस्टर वॉल्टर बेहद कॉशियस है, माउस जितना टिमिड। वो जो भी खाता या पहनता है वो दर्जनों राउंड्स की इंस्पेक्शन से गुजरता है। उसने हमेशा 3 रिनाउंड फिजिशियंस को स्टाफ में रखा हुआ है। जरा सी भी डिस्कम्फर्ट होने पर उन्हें तुरंत बुलाया जाता है। वो कभी आउटसाइड बैंक्वेट्स में नहीं जाता और रेयरली खुद रेजिडेंस से बाहर निकलता है। उसकी एकमात्र डेली एक्टिविटी उसके अपने बैक गार्डन में होती है। विलो अपनी बात खत्म करके मेरी तरफ देखती है, मेरे ऑरिकल का इंतजार करते हुए। उसकी नजर में ये इंटेल भी यंग मास्टर्स ग्रैंड स्कीम का बस एक और पीस है। ये सब सुनकर मैं और भी डीप डिस्पेयर में चला जाता हूँ। ग्रेट, एक टोटल शट इन और सीरियसली पैरानॉइड आदमी। ऐसा आदमी एक्सीडेंट से भी नहीं मरेगा, क्योंकि वो घर से बाहर निकलने की जहमत तक नहीं उठाता। मैं इसे एक्सीडेंटली मरवाऊंगा कैसे? अंडरस्टूड। लंबे और अजीब साइलेंस के बाद मैं बस इतना ही बोल पाता हूँ। मेरे ये वर्ड्स सुनते ही विलो की आईज तुरंत चमक उठती हैं। यंग मास्टर, हम कब निकले? मैं सिस्टम पैनल पर काउंटडाउन देखता हूँ। 40 घंटे से भी कम बचे हैं। अगर मैं और डिले करता रहा तो मैं मर जाऊंगा। कोई और रास्ता नहीं है। मुझे दांत भींचकर कल इसके साथ जाना ही पड़ेगा। यस। विलो की आईज फाइटिंग स्पिरिट से चमक उठती हैं। वो अपनी आईज से देखना चाहती है कि यंग मास्टर अपने शेल में छिपे इस कावर्ड को खत्म करने के लिए आखिर कौन सा अर्थ शैटरिंग मेथड इस्तेमाल करेगा। अगले दिन डॉन से पहले ही विलो मुझे सीधा बेड से खींच कर उठा देती है। यंग मास्टर, जाने का टाइम हो गया है। मेरी आईज बेयरली खुली है। मैं कंप्लीट मिस्री की तस्वीर बना हुआ हूँ। मैं सच में ये नहीं करना चाहता। मिनिस्टर ऑफ पर्सनल का रेजिडेंस आखिर ऐसी जगह होती कैसी है? पूरे कैपिटल की पावर की सबसे बड़ी सीट्स में से एक। उसकी सिक्योरिटी लगभग पैलेस जितनी टाइट है। अगर मेरे जैसे वीकलिंग को वहां देखकर कोई मुझे रियल असैसिन समझकर काट डाले तो ये सच में एक बेकार मौत होगी। रियन, क्या हमें सच में जाना पड़ेगा? मिनिस्टर वॉल्टर कभी अपने रेजिडेंस से बाहर निकलता ही नहीं, तो फिर इसका पॉइंट क्या है? यंग मास्टर, क्या आप मुझे टेस्ट कर रहे हैं? वो डीप ब्रेथ लेती है। यंग मास्टर, आपने ये पहले ही देख लिया होगा, असैसिनेशन आर्ट के 3 टीयर्स होते हैं। सबसे नीचे फ्रंटल असॉल्ट है, क्रूड, एक ब्रूड का तरीका। मिडिल टीयर पॉइजन और एम्बुश है, जो ट्रू मास्टरी से एक स्टेप नीचे है। लेकिन आपने जो पाथ चुना है वो सबसे
सबसे हाई स्ट्रैटेजी है ऑर्डिनरी लॉज ऑफ कॉज एंड इफेक्ट से एक प्लान वीव करना। ऐसी स्कीम के साथ आपको खुद डेंजर में कदम रखने की जरूरत नहीं होती, आपको बस हेवन, अर्थ और फेट के फ्लो के साथ अलाइन होना होता है और पूरी सिचुएशन खुद आपके अराउंड स्टेडी हो जाती है। मैं बस वहीं खड़ा ब्लिंकिंग करता रहता हूँ। ये वुमन मुझसे भी बेहतर गेम बोलती है। ये हेवन और अर्थ वाली बातें जो वो कर रही है, क्या ये बस सिस्टम की एक्टिवेशन रेंज नहीं है? इसे इसके बारे में कैसे पता है? क्या इसके पास भी सिस्टम है? नो वेट, मैं विलो की फैनेटिकल लाइट से जलती आईज में देखता हूँ और तुरंत समझ जाता हूँ ये फिर से अपने इमेजिनेशन में कुछ और ही बना रही है। हमें रेजिडेंस में स्निक करने की जरूरत नहीं है, हमें बस उसके आसपास सही मोमेंट का वेट करना है। हमारा काम सिर्फ परफेक्ट वांटेज पॉइंट ढूंढना है। मेरा मानना है कि आपने किसी ऐसी कैलकुलेशन से पहले ही फिगर आउट कर लिया होगा जिसे मैं कभी समझ ही नहीं सकता कि आज ही वो एग्जैक्ट मोमेंट है जब ये होना है। मैं मुंह खोलता हूँ लेकिन कुछ निकलता नहीं। मैं आखिर बोलूं भी तो क्या? मैं उसे ये थोड़ी बता सकता हूँ कि मैंने सिर्फ इसलिए टुमारो कहा था क्योंकि काउंटडाउन ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है और अगर मैं नहीं गया तो मर जाऊंगा, है ना? मैं अपना थ्रोट क्लियर करता हूँ, हैंड्स को बैक के पीछे क्लास्प करता हूँ और फिर से वाइज मास्टर वाला पोज बना लेता हूँ। सिंस यू अंडरस्टैंड, बस यही मैटर करता है। आई विल होल्ड योर टीचिंग क्लोज यंग मास्टर। मैं इसे अपनी पूरी ताकत से पूरा करूंगी और आपको कभी लेट डाउन नहीं करूंगी। विलो अपना फिस्ट अपनी पाल्म पर रखती है, साफ तौर पर मूव्ड है और बस इसी तरह हम दोनों निकल पड़ते हैं। ब्रांच हमारे लिए एक अनअस्यूमिंग कैरेज भी अरेंज कर देता है। मैं उसके अंदर बैठा हूँ, ऐसा फील हो रहा है जैसे किसी प्रिजनर को एग्जीक्यूशन ग्राउंड ले जाया जा रहा हो। हर जोल्ट के साथ मेरा हार्ट उछल रहा है। वहीं विलो मेरे सामने बैठी है, सॉलम फेस के साथ, आईज बंद किए हुए, जैसे हेवन और अर्थ की फोर्सेस पर मेडिटेशन कर रही हो। असल में वो मेरे पिछली 2 स्ट्राइक्स को बार बार अपने दिमाग में रिप्ले कर रही है। एक कप ऑफ टी, एक पेबल, इतनी ऑर्डिनरी चीजें लेकिन यंग मास्टर्स हैंड्स में ये लेथल वेपन्स बन जाती हैं। इस बार टारगेट मिनिस्टर वॉल्टर है जो अपने शेल के अंदर छिपा हुआ टाइगर है। इस बार यंग मास्टर किस ऑर्डिनरी ऑब्जेक्ट को अपना इंस्ट्रूमेंट बनाएगा? इस वक्त मैं इतना नर्वस हूँ कि मेरी पाल्म स्वेट कर रही हैं। कैरेज मिनिस्टर्स रेजिडेंस से 2 स्ट्रीट्स दूर जाकर रुक जाती है। यंग मास्टर, हम इससे ज्यादा करीब नहीं जा सकते। आगे रिस्ट्रिक्टेड स्ट्रीट है जहाँ इंपीरियल गार्ड पेट्रोल करती है। मैं कैरेज का कर्टन उठाकर बाहर पीक करता हूँ। दूर एक मैग्निफिसेंट एस्टेट खड़ा है। गेट पर आर्मर्ड सोल्जर्स की 2 रोज तैनात हैं। उसकी ऊंची वॉल्स के अलोंग आर्चर्स आगे पीछे पेट्रोल कर रहे हैं। ऐसी डिफेंसेस के साथ इंसान की तो बात ही छोड़ो, एक फ्लाई भी अंदर नहीं जा सकती। मैं विलो से विस्पर करता हूँ, चलो नियर बाय कहीं बैठकर वेट करते हैं। मुझे अभी बस कोई टी हाउस या इन चाहिए जहाँ मैं छिप सकूं। बस वो 10 मील रेंज के अंदर होना चाहिए। लेकिन विलो बस अपना सिर हिला देती है। वो काररिज से नीचे उतरती है और अपनी शार्प आइज से सराउंडिंग्स को स्कैन करती है। यंग मास्टर, मेरे पीछे आइए। इतना कहकर वो मुझे एक नैरो एली में ले जाती है। मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है कि क्या हो रहा है और मैं बस खुद को उसके साथ चलते रहने के लिए फोर्स करता हूँ। यंग मास्टर, यही स्पॉट है। विलो एक टैवर्न की रूफटॉप की तरफ पॉइंट करती है। ऊपर? क्यों, ये तो माइल्स तक का सबसे ऊंचा पॉइंट है। यहाँ से व्यू अनमैच्ड है। यहाँ से हम मिनिस्टर के एस्टेट का पूरा बैक गार्डन नीचे साफ देख सकते हैं। मिनिस्टर वॉल्टर हर आफ्टरनून उसी गार्डन में टाइम बिताता है। यहाँ से हम उसकी हर मूव को क्लियरली वॉच कर सकते हैं और एग्जैक्टली पिन पॉइंट कर सकते हैं कि वो कहाँ रहता है। ये सोचकर मेरी स्कैल्प प्रिकलिंग होने लगती है। रुआ, क्या तुम सच में उसे वॉच करने को सीरियस हो? हम तो बस कहीं लाई लो करने वाले थे ना, लेकिन हम ऊपर जाएंगे भी कैसे? मैं स्मूथ शेयर वॉल की तरफ पॉइंट करता हूँ। ये टैवर्न कम से कम 30 फुट टॉल होगी और मुझे कोई लाइटनेस स्किल भी नहीं आती। विलो मेरी तरफ ग्लांस करती है, कुछ नहीं कहती, बस मेरे सामने आकर थोड़ी क्राउच होती है और अपने फर्म टोन्ड शोल्डर पर हाथ रखती है। मीनिंग बिल्कुल क्लियर है, वो मुझे अपनी बैक पर कैरी करके ऊपर ले जाना चाहती है। मेरा फेस रेड हो जाता है। एक ग्रोन मैन का किसी यंग वुमन की बैक पर बैठकर जाना, ये कैसा लगेगा? नो नो नो, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकता। नो नो यंग मास्टर, हमारे पास टाइम वेस्ट करने का वक्त नहीं है। विलो का टोन किसी आर्ग्यूमेंट की कोई जगह नहीं छोड़ता। मेरे पास कोई चॉइस नहीं है। मैं रिलक्टेंटली उसकी बैक पर चढ़ जाता हूँ। उसका बॉडी सॉफ्ट है, उसमें एक फेंट डेलिकेट फ्रेग्रेंस है और मेरे चेस्ट में एक अजीब सी हलचल पैदा हो जाती है। इससे पहले कि मैं इस बारे में ज्यादा सोच पाता, मुझे महसूस होता है कि मेरा पूरा बॉडी हल्का हो गया है। मुझे अपनी बैक पर लिए विलो का पैर मुश्किल से वॉल को टच करता है और हम दोनों एक वेटलेस लीफ की तरह ऊपर उठते हैं। बिना किसी आवाज के एफर्टलेसली सीधे 3rd फ्लोर की रूफ पर पहुंच जाते हैं। पूरी चीज ब्लिंक ऑफ एन आई में हो जाती है और उसकी स्टेबिलिटी माउंटेन जैसी है। मैं रूफ के एज से नीचे पीक करता हूँ और मेरी लेग्स जेली बन जाती हैं। ये बहुत ज्यादा ऊंचा है। वहीं विलो पहले ही पूरी तरह बिजनेस मोड में है। वो अपनी रोब से एक छोटा स्पाई ग्लास निकालकर मुझे देती है। मैं उसे कांपते हाथों से पकड़ता हूँ। विलो को कॉपी करते हुए मैं रूफ की रिज के पीछे फ्लैट लेट जाता हूँ और मिनिस्टर के रेजिडेंस की तरफ केयरफुली देखने लगता हूँ। स्पाई ग्लास के जरिए गार्डन परफेक्टली फोकस में आ जाता है। पवेलियंस, रॉकरीज, फ्लोइंग वाटर, सब कुछ एक्सक्विजिट टेस्ट के साथ अरेंज्ड है। यंग मास्टर, आपको क्या दिखाई दे रहा है? विलो मेरे पास विस्पर करती है। उसकी वॉइस एंटिसिपेशन से भरी हुई है। वो जानना चाहती है कि मेरी ऑल सीइंग आई इस सीमिंगली पीसफुल गार्डन में छिपी हुई कौन सी चीज देख सकती है। आखिर इसमें कितना डेंजर छिपा हुआ है? मुझे क्या दिखाई दे रहा है? मैं ऑनेस्टली जवाब देता हूँ, बस एक फैट ओल्ड मैन फैंसी ऑफिशियल रोब्स में मेड्स और सर्वेंट्स की भीड़ से घिरा हुआ गार्डन में काइट उड़ा रहा है। ये सुनते ही विलो की गेज और शार्प हो जाती है। काइट उड़ाना हार्मलेस फन लगता है, लेकिन असल में खुले गार्डन में होने की वजह से वो उन जगहों से दूर है जहाँ कोई
कोई वुड बी असैसिन हाइड कर सकता है, जैसे रॉकरीज या बिल्डिंग्स, और उसके आसपास सर्वेंट्स की भीड़ है जो एक ह्यूमन वॉल बना रहे हैं। इन कंडीशंस में ग्राउंड से किया गया कोई भी अटैक पॉसिबल ही नहीं है। मैं पूरे गार्डन को स्कैन करता हूँ, लेकिन मुझे डेंजर की जरा सी भी ट्रेस नहीं मिलती। वेदर माइल्ड है, सन निकली हुई है, बर्ड्स सिंगिंग कर रहे हैं, फ्लावर्स ब्लूमिंग कर रहे हैं। उस फैट ओल्ड काइट फ्लायर का थोड़ा आइजोर होने के अलावा सब कुछ परफेक्टली पीसफुल है। आज विंड काफी स्ट्रांग है। बस इतना ही मेरे दिमाग में आता है। कुछ कहने के लिए अपना दिमाग खपाने के बाद भी सच में आज डिसेंट ब्रीज चल रही है जो रूफ टाइल्स के बीच से सीटी जैसी आवाज निकाल रही है। लेकिन मेरी वो एक कैजुअल लाइन विलो पर लाइटनिंग की तरह गिरती है। विंड, ऑफ कोर्स विंड। मैंने इसे पहले क्यों नहीं देखा? विलो ऐसे दिखती है जैसे उसे कोई रेवलेशन हुआ हो। मिनिस्टर वॉल्टर को लगता है कि वो खुले में परफेक्टली सेफ है। उसने सबसे इंपॉर्टेंट वेरिएबल को ओवरलुक कर दिया है, हेवन और अर्थ का फ्लो। विंड एक इनविजिबल फोर्स है जो सीधे हेवन से आती है। यंग मास्टर पहले ही पूरा बोर्ड देख चुका है। वो खुद को कभी शैलो वर्ल्डली वे ऑफ प्लानिंग तक सीमित नहीं रखता। शुरुआत से ही उसकी आईज हेवन और अर्थ के पैटर्न पर टिकी थी। उसका इरादा दुनिया की एंडलेस विंड्स को हार्नेस करके ऐसी स्कीम बनाने का है जिसकी कोई कभी प्रिडिक्शन नहीं कर सकता। अब मैं समझ गई, आपका मतलब विंड को यूज करना है। अचानक हम दोनों नीचे से एक कमोशन सुनते हैं। हॉल्ट, हॉल्ट, हु गोज देयर? ओवर देयर, सस्पिशियस पर्सन स्पॉटेड। मेरा हार्ट उछल जाता है। मैं रूफ के एज पर झुककर नीचे देखता हूँ और देखता हूँ कि किसी पॉइंट पर टैवर्न के नीचे कुछ शेडी फिगर्स आ गए हैं। इंपीरियल गार्ड्स का पेट्रोल उनका पीछा कर रहा है। उन्होंने हमें देख लिया। कहीं गार्ड्स हमें उनका अकॉम्प्लिस तो नहीं समझेंगे। मैं घबराकर अपना हेड पीछे खींचने लगता हूँ। तभी अचानक मेरा फुट स्लिप हो जाता है। रूफ टाइल्स सालों की निगलेक्ट की वजह से वॉर्न डाउन हो चुकी हैं। वैसे भी हम बहुत सिक्योर पोजीशन में नहीं थे। पैनिक में मैं जरूरत से ज्यादा जोर से पैर दबा देता हूँ और मेरे फुट के नीचे एक टाइल टूटकर बिखर जाती है। क्रैश! मैं पूरी तरह बैलेंस खो देता हूँ और सीधे रूफ से नीचे स्लाइड होने लगता हूँ। एक ब्लड कर्डलिंग स्क्रीम आसमान को चीर देता है। यंग मास्टर! विलो चीखती है और बिना सेकंड थॉट मेरे पीछे जंप कर जाती है। वो मुझे पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाती है, लेकिन मैं बहुत तेजी से गिर रहा हूँ। वो सिर्फ मेरी रोब का hem पकड़ पाती है। रिप! फैब्रिक के फटने की आवाज। विलो के हाथ में सिर्फ कपड़े का एक टॉर्न स्क्रैप रह जाता है, जबकि मैं डेड वेट की तरह सीधे नीचे एली की तरफ गिरता चला जाता हूँ। मैं अपनी आईज कसकर बंद कर लेता हूँ। पूरी तरह रिजाइन हो चुका हूँ। मैंने कभी नहीं सोचा था कि किसी दूसरे असैसिन के हाथों मारे जाने या सिस्टम द्वारा इरेज किए जाने के बजाय मैं रूफ से गिरकर एक्सीडेंट में मरूंगा। मरने का कितना पैथेटिक तरीका है। थंप! जिस एग्नी के लिए मैं खुद को तैयार कर रहा था वो आती ही नहीं। इसके बजाय मेरे नीचे जो कुछ है वो सॉफ्ट लगता है और थोड़ा गिव करता है। मैं कॉशियसली एक आई खोलता हूँ और खुद को एक आदमी के ऊपर फैला हुआ पाता हूँ। उसने डार्क नाइट क्लोथ्स पहने हैं, उसका फेस मास्क्ड है, उसकी आईज ऊपर की तरफ पलटी हुई हैं और मुंह से फोम निकल रहा है। साफ है कि उसकी हालत आखिरी स्टेज में है। आई एम ओके। मैं एक सेकंड के लिए डेज्ड होकर ब्लिंक करता हूँ, फिर जल्दी से उसके ऊपर से उतर जाता हूँ। चारों तरफ देखने पर मुझे एली में इसी तरह के कपड़े पहने कई और आदमी पड़े दिखाई देते हैं और पास ही इंपीरियल गार्ड्स की एक स्क्वाड खड़ी है जो मुझे पूरी बिविल्डरमेंट के साथ घूर रही है। गार्ड को लीड कर रहा कैप्टन जमीन पर पड़े उस आदमी को देखता है जो मेरा लैंडिंग पैड बना था। फिर मुझे देखता है जो आसमान से गिरने के बाद भी बिना एक स्क्रैच के खड़ा हूँ। उसका जॉ इतना खुला रह जाता है कि उसमें एक एग तक आ जाए। व्हाट इनक्रेडिबल स्किल! गुड सर। हम इस गैंग ऑफ थीव्स का पीछा कर रहे थे जो बहुत स्लिपरी निकले। जैसे ही वो इस एली में घुसे हमने उन्हें खो दिया। किसे पता था कि एक मिस्टीरियस हीरो सीधे आसमान से नीचे गिरेगा और सिर्फ लैंडिंग करते ही उनके रिंग लीडर को बेहोश कर देगा। कैप्टन को ये वर्ड्स निकालने में काफी टाइम लगता है। जस्टिस सीधे हेवन से गिर रही है। मैं भी उतना ही बैफल्ड हूँ। मैं जमीन पर पड़े उस पुअर गाय को देखता हूँ, फिर अपने आर्म्स और लेग्स को चेक करता हूँ। कपड़ों में कुछ टीयर्स के अलावा मुझे एक भी स्क्रैप नहीं आया है। मैं तो बस स्लिप होकर गिर गया था। कैप्टन मुझे ऐसे देखता है जैसे उसे मेरी एक भी बात पर विश्वास नहीं है। नो नीड फॉर मॉडेस्टी गुड सर। 3 स्टोरी रूफटॉप से स्लिप होकर प्रिसाइजली रिंग लीडर के सिर पर लैंड करना, ऐसी स्किल देखकर हम ऑ में हैं। तभी विलो साइलेंटली एली में उतरती है। वो जमीन पर पड़े थीव्स को देखती है, फिर मुझे पूरी तरह अनहार्म्ड खड़ा देखती है और उसकी कोल्ड आईज में अंडरस्टैंडिंग की एक फ्लिकर आती है। सो दैट्स हाउ इट इज। एक बार फिर उसका माइंड तेजी से सोचने लगता है। ये एक्सीडेंटल स्लिप बिल्कुल नहीं था। उसने जानबूझकर खुद को एक्सपोज किया ताकि इंपीरियल गार्ड को यहाँ खींच सके। उसे जरूर पता था कि ये थीव्स इसी एली में छिपे होंगे। और जहां तक उसके अपने फॉल की बात है, वो जीनियस का स्ट्रोक था। रिंग लीडर को एक इम्पॉसिबल तरीके से खत्म करना और साथ ही अपनी असली पावर की एक्सटेंट को परफेक्टली हाइड करना ताकि सबको लगे कि ये सिर्फ प्योर कोइंसिडेंस था। ब्रिलियंट, ट्रूली ब्रिलियंट। विलो की मेरे लिए एडमिरेशन ऑल टाइम हाई पर पहुंच जाती है। अगर मुझे पता होता कि वो असल में क्या सोच रही है तो मैं हेवंस की तरफ चिल्लाकर कहता कि ये सच नहीं है। मैं सच में बस स्लिप हुआ था। चूंकि थीव्स पहले ही सबड्यूड हो चुके हैं, हम आप दोनों को और ट्रबल नहीं करेंगे। इतना कहकर कैप्टन हाफ कॉन्शियस थीव्स को लेकर वहां से चला जाता है। उनमें से एक रीड की तरह फ्रेल दिखता है, फिर भी आसमान से गिरकर एनिमी को टेक डाउन कर देता है। दूसरा गोस्ट की तरह मूव करता है, आइस की तरह कोल्ड। क्लियरली दोनों ऑर्डिनरी नहीं है। बेहतर है कि इनमें से किसी से भी पंगा न लिया जाए। गार्ड्स के जाने के बाद एली खाली रह जाती है, सिर्फ मैं और विलो बचे हैं। विलो रिस्पेक्टफुली बाव करती है। यंग मास्टर, इस ग्राउंड ने अपना पर्पस पूरा कर दिया है। अब हमें बस सही मोमेंट का वेट करना है। मैं अपना हाथ चेस्ट पर रखता हूँ, अभी भी शेकन हूँ, मेरी लेग्स अब भी कांप रही हैं।
मैं बस इस कर्स्ड एली से बाहर निकलना चाहता हूँ, कोई और जगह ढूंढ लेते हैं, ये जगह बहुत डेंजरस है। एज यू से यंग मास्टर। विलो नॉड करती है, ये वांटेज पॉइंट अपना पर्पस पूरा कर चुका है, अब मूव ऑन करने का टाइम है। उसकी नजर में मेरी हर एक मूव डीपली कैलकुलेटेड है। टैवर्न की रूफटॉप का पूरा पॉइंट ही थीव्स और गार्ड्स को बाहर ल्यूर करना था। अब जब गोल पूरा हो गया है तो नेचुरली रिलोकेट करने का टाइम है, इसलिए विलो मुझे मिनिस्टर्स एस्टेट के ठीक सामने एक टी हाउस में ले जाती है। इस बार हम रूफ पर नहीं चढ़ते बल्कि सेकंड फ्लोर पर विंडो सीट ले लेते हैं। यहाँ से हमें बैक गार्डन दिखाई नहीं देता, लेकिन एस्टेट के ऊपर का स्काई क्लियरली दिखाई देता है। मैं टी कप पकड़े हुए हूँ, मेरे हैंड्स अब भी कांप रहे हैं। उस फॉल ने सच में मेरी जान निकाल दी थी। सिस्टम, मैं अभी उस फॉल में लगभग मर ही गया था। क्या तुम्हारा प्रेशियस लक सिस्टम मुझे थोड़ा प्रोटेक्ट नहीं कर सकता? प्लेयर्स लक मुख्य रूप से लॉ ऑफ कॉजेलिटी, मिशन टारगेट्स और इंसिडेंटल रोमांटिक फॉर्चून को गवर्न करती है। प्लेयर की अपनी पर्सनल सेफ्टी के लिए ये सिर्फ बेसिक मिसफॉर्चून डिफ्लेक्शन इफेक्ट देती है, जैसे फ्लैट ग्राउंड पर तुम्हें ट्रिप होने से रोकना या अपनी ही टी से चोक होने से बचाना। अभी जो लो प्रोबेबिलिटी इंसिडेंट हुआ उसमें तुमने खुद को एक डेंजरस सिचुएशन में डाल दिया था जो बेसिक प्रोटेक्शन के स्कोप से बाहर है। हालांकि एब्सोल्यूट लक के पैसिव इफेक्ट्स की वजह से भी सिचुएशन आखिर में फेवरेबल तरीके से रिजॉल्व हो गई। तो अब मुझे समझ आया। दूसरे शब्दों में, अगर मैं खुद ट्रबल ढूंढने जाऊंगा तो सिस्टम मुझे सेव नहीं करेगा, लेकिन क्योंकि मेरी लक इतनी अच्छी है इसलिए हमेशा कोई ना कोई पुअर एसआईपी आसपास होता है जो मेरा फॉल ब्रेक कर दे। मेरे बगल में एक और लंबी साई निकल जाती है। जैसे ही विलो उसे सुनती है उसका पूरा बॉडी टेंस हो जाता है। देयर इट इज अगेन, किंग ऑन हेल्थ साई। वो तुरंत अपना हेड ऊपर उठाती है, उसकी आईज विंडो के बाहर स्काई पर लॉक हो जाती है। यंग मास्टर ने फिर साई किया है, इसका मतलब मोमेंट आ चुका है। उसी वक्त मिनिस्टर के बैक गार्डन में मिनिस्टर वॉल्टर अपनी लाइफ का सबसे अच्छा टाइम एंजॉय कर रहा है। हाँ, हायर हायर। वो अपने हाथ में काइट की स्ट्रिंग खींचते हुए एक्साइटमेंट से चिल्लाता है। आज विंड काफी स्ट्रॉन्ग है और उसका ग्रेट रॉक काइट पहले से भी ज्यादा ऊंचा उड़ रहा है, लगभग नजरों से बाहर। माय लॉर्ड, विंड बहुत स्ट्रॉन्ग है, शायद हमें इसे रील इन कर लेना चाहिए। अफ्रेड ऑफ व्हाट? इस काइट स्ट्रिंग के लिए मैंने एक फॉर्चून खर्च किया है। वेस्टर्न रीजन्स के एक मर्चेंट से खरीदा गया वाइल्ड सिल्क थ्रेड है जिसमें डायमंड ग्रिट और आयरन वायर वोवन है। थोड़ी सी विंड से कुछ नहीं होगा, इसे एक्स से भी नहीं तोड़ा जा सकता। उसे अपनी प्रेशियस किट स्ट्रिंग पर पूरा कॉन्फिडेंस है। जैसे ही वो अपनी स्मगनेस एंजॉय कर रहा होता है, विंड और भी तेज हो जाती है। अचानक एक गेल कहीं से भी आ जाता है और आसमान में रॉक काइट तेजी से थ्रैश करने लगता है। गस्ट्स में ऐसे स्वेइंग करता है जैसे ड्रंक हो। माय लॉर्ड, जल्दी से इसे छोड़ दीजिए, स्टीवर्ड चिल्लाता है। फोर्स इतनी स्ट्रांग है कि मिनिस्टर वॉल्टर को आगे की तरफ खींचते हुए कई स्टेप्स तक लड़खड़ा देती है। वॉल्टर भी पैनिक कर जाता है। वो छोड़ने की कोशिश करता है लेकिन इम्पॉसिबली टफ काइट स्ट्रिंग उसके रिस्ट के चारों तरफ टाइट वूंड हो चुकी है और वो जितना भी ट्राई करता है वो लूज नहीं होती। वॉल्टर टेरर में स्क्रीम करता है। कई गार्ड्स आगे दौड़कर आते हैं और स्ट्रिंग को कंट्रोल करने में उसकी हेल्प करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ठीक उसी मोमेंट डिजास्टर बिना किसी वार्निंग के स्ट्राइक करता है। अचानक आसमान को चीरती हुई एक लाइटनिंग बोल्ट गिरती है। क्रैक, एक डेफनिंग बूम होता है। वो बोल्ट पूरी प्रिसीजन के साथ आसमान में मौजूद अनलकी काइट पर जा गिरती है। काइट तुरंत फ्लेम्स में बदल जाता है और एक फायर बॉल बन जाता है, जबकि इलेक्ट्रिसिटी का भयानक सर्ज आयरन थ्रेडेड काइट स्ट्रिंग से लाइटनिंग स्पीड पर नीचे दौड़ता है। ब्लाइंडिंग फ्लैश ऑफ लाइट मिनिस्टर वॉल्टर और उसके पास अभी भी स्ट्रिंग पकड़े हुए गार्ड को पूरी तरह एंगल्फ कर लेती है। उनमें से किसी को स्क्रीम करने का मौका तक नहीं मिलता, इससे पहले ही उनके बॉडीज चार ब्लैक होकर स्मोक करने लगते हैं और वो बोर्ड्स की तरह स्टिफ होकर जमीन पर गिर जाते हैं। चार्ड बर्न्ड फ्लैश की स्मेल पूरे गार्डन में फैल जाती है। टी हाउस से विलो और मैं दोनों देखते हैं कि लाइटनिंग बोल्ट स्काई को चीरती हुई नीचे गिरती है। मैं बस सीधा सोचता हूँ क्लियर ब्लू स्काई से थंडर कैसे हो रही है, लेकिन जैसे ही विलो लाइटनिंग को काइट पर स्ट्राइक करते देखती है वो पूरी तरह रिजिड हो जाती है। उसके माइंड में सिर्फ दो वर्ड्स रह जाते हैं, लाइटनिंग स्ट्राइक। वो तुरंत अपना हेड घुमाती है और मेरे पास बैठे आदमी को ऐसे देखती है जैसे किसी लिविंग गॉड को देख रही हो। वही आदमी जो अभी भी अपने कांपते हैंड्स को लेकर परेशान है, नाइन्थ हेवन से लाइटनिंग बुला रहा था, हेवन और अर्थ की विंड को हार्नेस कर रहा था, काइट को ट्रिगर और वायर को कॉन्डुइट बनाकर एक फर्स्ट रैंक कोर्ट ऑफिशियल को उसके हेवीली गार्डेड स्टेट के अंदर सिंगल ब्लो में स्ट्राइक डाउन कर रहा था। क्या कोई ह्यूमन बीइंग सच में ऐसा कर सकता है? ये मार्शल आर्ट्स बिल्कुल नहीं है, ये डिवाइन मैजिक है, एक सुपर नेचुरल पावर। विलो को उसी पल अपना पूरा वर्ल्ड व्यू बिखरता हुआ महसूस होता है, लेकिन अगले ही पल वो और भी इनकॉम्प्रिहेंसिबल शेप में फिर से जुड़ जाता है। वो मेरी तरफ देखती है, उसके लिप्स कांप रहे हैं लेकिन एक भी वर्ड बाहर नहीं निकल पा रहा। जहां तक मेरी बात है, मैंने आखिरकार अपनी टी खत्म कर ली है। मैं उसे नीचे रखता हूँ और विंडो से बाहर उस कॉप्स को देखता हूँ जो पहले ही क्रिस्प होकर जल चुका है और उसके पास पड़ी स्नैप्ड काइट स्ट्रिंग को देखता हूँ। मेरा माइंड पूरी तरह ब्लर है। मिनिस्टर वॉल्टर को अभी लाइटनिंग स्ट्राइक हुई है, इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है, राइट? मैं तो बस यहाँ बैठकर टी पी रहा था। मिनिस्टर ऑफ पर्सनल के अपने बैक गार्डन में लाइटनिंग से मारे जाने की न्यूज ऐसे फैलती है जैसे उसके विंग्स उगाए हों। आधे घंटे के अंदर पूरी कैपिटल को पता चल जाता है। कोर्ट और स्ट्रीट्स दोनों हिल जाते हैं, हर कोई टेंशन में है। कुछ लोग कहते हैं कि वॉल्टर ने अपनी लाइफ में बहुत ईविल किया था और आखिरकार हेवन ने उसे पनिश कर
कर दिया। कुछ कहते हैं कि किसी एनिमी ने उसे मारने के लिए कोई डार्क फॉरबिडन कर्स इस्तेमाल किया। दूसरे हाथ पर हाथ रखकर स्वेयर करते हैं कि उन्होंने अपनी आंखों से क्लाउड्स के बीच एक ड्रैगन को घूमते देखा था जिसने वॉल्टर की लाइफ लेने के लिए डिवाइन लाइटनिंग नीचे भेजी। शॉर्ट में हर तरह की स्टोरी घूम रही है, लेकिन एक भी इंसान इसे असैसिनेशन से कनेक्ट नहीं करता। डोंट बी रिडिकुलस। कोई असैसिन लाइटनिंग को कंट्रोल कर सकता है क्या? जब विलो और मैं कैपिटल के पवेलियन सीक्रेट आउटपोस्ट में वापस पहुंचते हैं तो हमारा वेलकम पिछली बार से भी ज्यादा ओवर द टॉप होता है। ब्रांच मास्टर खुद हर गोल्ड रैंक किलर को गेट पर हमारे वेलकम के लिए खड़ा करता है। जैसे ही मैं कैरेज से नीचे उतरता हूँ, ब्रंच मास्टर समेत हर कोई एक साथ वन्नी पर गिर जाता है। वेलकम बैक एंड ट्रायम्फ माय लॉर्ड। उनकी वॉइसेस एक साथ गूंजती हैं, जेन्युइन ऑन और फरवर से भरी हुई। ये सीन मुझे इतना बुरी तरह हिला देता है कि मेरे नीज बकल हो जाते हैं और मैं खुद लगभग जमीन पर गिर जाता हूँ। लकीली विलो तेजी से रिएक्ट करती है और मुझे गिरने से पहले पकड़ लेती है। अब तो मैं इस सबका आदी हो चुका हूँ, मैं और कर भी क्या सकता हूँ। मैं बस एक स्टिफ ऑकवर्ड नॉट देता हूँ और क्राउड मुझे अंदर ले जाती है। माय लॉर्ड, आप सच में गॉड अमंग मैन हैं। निंथ हेवन से लाइटनिंग बुलाकर एक विलन का सफाया कर दिया। ऐसा मेथड न कभी सुना गया है न कभी देखा गया है। हम पूरी तरह बिल्कुल ऑ में हैं। सेक्ट लीडर ने इतनी मॉन्यूमेंटल अचीवमेंट की खबर पहले ही भेज दी है। तुम्हें पवेलियन के टॉप सीक्रेट एजेंट के रैंक पर प्रमोट किया जाता है जो ग्रैंड एल्डर के बराबर है। तुम्हें 10,000 टेल्स ऑफ गोल्ड, 10 ब्यूटीफुल विमेन और कैपिटल में एक मैंशन दिया जाता है। और इसके ऊपर सेक्ट लीडर ये भी कहता है, सिंस विलो ने तुम्हारी अच्छी तरह सर्विस की है, अब से वो परमानेंटली तुम्हारी है। 10,000 टेल्स ऑफ गोल्ड, 10 ब्यूटीफुल विमेन, एक मैंशन। इनमें से कुछ भी मेरे दिमाग में रजिस्टर नहीं होता। मैंने सिर्फ आखिरी लाइन सुनी, ये फीमेल असैसिन अब मेरी है। मैं अपने पास खड़ी विलो की तरफ स्नीक करके ग्लांस करता हूँ। उसका हेड झुका हुआ है, उसका एक्सप्रेशन छिपा हुआ है, लेकिन उसके ईयर्स के टिप्स पर चढ़ती फेंट ब्लश बता रही है कि वो कितनी अनसेटल्ड है। उसके माइंड में ये चल रहा है, यंग मास्टर को हमेशा फॉलो करना, इस गॉड लाइक आर्ट ऑफ किलिंग को अपनी आंखों के सामने विटनेस करना उसकी पूरी लाइफ का ग्रेटेस्ट ऑनर है। मैं गया। अब मैं इस वॉकिंग आइसबर्ग से छुटकारा नहीं पा सकता। मैं आखिर भागने वाला हूँ कैसे? वापस अपने रूम में आकर मैं चेयर पर कोलैप्स हो जाता हूँ, पूरी तरह ड्रेन्ड, जैसे कोई डक स्पिट पर रोस्ट हो रहा हो और चाहे जितना भी चाहे वहां से उतर ना सके। विलो मेरे लिए एक कप ऑफ हॉट टी पोर करती है और जेंटली पूछती है, यंग मास्टर, आपके माइंड में क्या चल रहा है? लाइटनिंग इंसिडेंट के बाद से उसके एटीट्यूड में प्लेन रेवरेंस से बदलकर कुछ ऐसा हो गया है जो रिलीजियस डिवोशन के ज्यादा करीब है। उसकी नजर में मैं अब ह्यूमन भी नहीं रहा, मैं एक गॉड हूँ। मैं अपने कप में तैरती टी लीव्स को देखता हूँ और डिस्टेंट वॉइस में कहता हूँ, ये सब आखिर कब खत्म होगा? मैं हर सिंगल डे एज पर जीते जीते थक चुका हूँ, किसी गॉड की तरह वर्शिप होकर। मैं बस एक ऑर्डिनरी लेजी नोबडी बनना चाहता हूँ। ये कब खत्म होगा? यंग मास्टर्स वर्ड्स एक सिंपल साई की तरह सुनाई देते हैं, लेकिन असल में ये एक बहुत बड़ी स्कीम की ओपनिंग मूव है। विलो का हार्ट जोर से धड़क उठता है। उसके माइंड में एक डेयरिंग थ्योरी बनती है। यंग मास्टर ने बियर किंग और मिनिस्टर ऑफ पर्सनल दोनों को खत्म कर दिया है। एक अंडरवर्ल्ड का वॉरलॉर्ड, दूसरा कोर्ट का पिलर। दोनों का आपस में कोई कनेक्शन नहीं लगता, लेकिन असल में दोनों एक ही फिगर तक पहुंचते हैं, खुद क्राउन प्रिंस तक। बेयर किंग अंडरवर्ल्ड में क्राउन प्रिंस द्वारा बैक्ड पावर था और मिनिस्टर वॉल्टर कोर्ट में उसकी फैक्शन का पिलर था। यंग मास्टर ने क्राउन प्रिंस के राइट और लेफ्ट हैंड्स को एक एक करके काट दिया है। क्या उसका असली टारगेट? विलो इस थॉट को पूरा करने की हिम्मत नहीं करती। वो एक शार्प ब्रेथ लेती है, उसकी आईज हॉरर से वाइड हो जाती हैं और वो मेरी तरफ देखती है। यंग मास्टर सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट्स पूरे नहीं कर रहा, वो अकेले ही पूरे एम्पायर की फाउंडेशन हिला रहा है। उसका इरादा पूरी डायनेस्टी को ओवरथ्रो करना है। इसी वजह से उसने पूछा था कि ये सब कब खत्म होगा, क्योंकि उसका असली गोल खुद थ्रोन है। जब तक वो इसे हासिल नहीं कर लेता, ये सब कभी खत्म नहीं होगा। ये रियलाइज करते ही विलो मेरे फेस को देखती है, जिसके डेलिकेट फीचर्स पर जैसे पूरी दुनिया का वेट है और उसके अंदर सिर्फ एंडलेस ऑ भर जाता है। विलो अचानक वन नी पर गिर जाती है, उसकी आईज रिजॉल्व से जल रही हैं। चाहे आगे का रास्ता कितना भी डेंजरस क्यों ना हो, मैं आपको एंड तक फॉलो करूंगी यंग मास्टर। मे यू अचीव योर ग्रेट एम्बिशन। कौन सी ग्रेट एम्बिशन? मेरा बिगेस्ट ड्रीम तो बस एक पूरी रात डिसेंट स्लीप लेना है। ये वुमन फिर से पता नहीं कैसी नॉनसेंस इमेजिन कर रही है। इससे पहले कि मैं उससे इसके बारे में पूछ पाऊं, डोर पर नॉक होता है। माय लॉर्ड, सेक्ट लीडर आपको बुला रहे हैं। कौन से सेक्ट लीडर? ब्रांच मास्टर, ग्रैंड सेक्ट लीडर। विलो मेरी जगह आंसर करती है। मेरा स्टमक ड्रॉप हो जाता है। ग्रैंड सेक्ट लीडर इधर से गुजर रहे हैं। उन्होंने आपके डीड्स के बारे में सुना है और स्पेसिफिकली आपसे मिलना चाहते हैं। मैं काफी देर तक फ्रीज खड़ा रहता हूँ। मुझे इस सिचुएशन से अलाइव निकलने का एक भी रास्ता समझ नहीं आता। पवेलियन के बिगेस्ट बॉस ने भी मुझ पर ध्यान दे दिया है। बस अब मैं गया। विलो के साथ मैं हार्ट पाउंडिंग करते हुए एक फॉरबिडन चेंबर की तरफ बढ़ता हूँ। ग्रे रोब पहने एक गॉन्ट ओल्ड मैन कुशन पर क्रॉस लेगेड बैठा है। देखने में किसी ऑर्डिनरी फार्मर से ज्यादा कुछ नहीं लगता। वो बिल्कुल अनरिमार्केबल है, लेकिन जैसे ही मैं डोर के अंदर कदम रखता हूँ, मुझे एक इनविजिबल वेट अपने ऊपर दबता हुआ महसूस होता है। इतना हैवी कि मैं मुश्किल से सांस ले पा रहा हूँ। ये नेदरवर्ल्ड पवेलियन का ग्रैंड सेक्ट लीडर है, एक ओल्ड मॉन्स्टर जिसकी डेप्थ में समझने की
शुरुआत भी नहीं कर सकता। ओल्ड मैन अपनी आइज खोलता है, उसकी आइज क्लाउडेड हैं, लेकिन उनकी डेप्थ अनफथामेबल है, जैसे वो सीधे मेरी सोल के आर पार देख सकती हूँ। यूर शू चियान। यस सर, शू चियान। ग्रीटिंग्स ग्रैंड सेक लीडर। मैं खुद को फोर्स करके बॉव करता हूँ। ग्रैंड सेक लीडर कुछ नहीं कहता, बस मुझे साइलेंस में देखता रहता है। हर सेकंड जैसे फॉरएवर तक स्ट्रेच हो रहा है। चैम्बर की एयर और ज्यादा हैवी होती जा रही है। मुझे महसूस हो रहा है कि मेरी बैक रॉब के अंदर स्वेट से भीग रही है। मेरे हेड में बस एक ही थॉट चल रहा है, आई एम डन फॉर। इस ओल्ड मास्टर ने जरूर मुझे पहले ही देख लिया है। उसे जरूर पता चल चुका है कि मेरी फाउंडेशन कितनी शैलो है, कि मेरी ये सारी रेपुटेशन डिजर्व ही नहीं करती। जैसे ही मैं टूटने वाला होता हूँ, ग्रैंड सेक लीडर आखिरकार बोलता है, नॉट बैड। उसकी वॉइस होर्स और लो है। रिटर्न टू सिंप्लिसिटी। द ग्रेट वे इज सिंपल। गुड, वेरी गुड। ये रिटर्न टू सिंप्लिसिटी वाली चीज आखिर है क्या पूरा नेदरवर्ल्ड पवेलियन किसी स्टैंडर्डाइज्ड स्क्रिप्ट की ट्रेनिंग लेता है? मैंने पूरी लाइफ कल्टीवेट की है। मैं डेयर कर सकता हूँ कि खुद ग्रैंड मास्टर रेल्म तक पहुंच चुका हूँ, फिर भी मैं तुम्हें देख नहीं पा रहा हूँ। तुम्हारे अंदर मार्शल आर्टिस्ट की ऑरा का जरा सा भी ट्रेस नहीं है, और फिर भी तुम ऐसे फीट्स अकॉम्प्लिश करते हो जिन्हें कोई मॉर्टल या स्पिरिट एक्सप्लेन नहीं कर सकता। ऐसा रेल्म, मैं भी उससे पीछे हूँ। प्लीज स्टॉप इमेजिनिंग थिंग्स। नेदरवर्ल्ड पवेलियन के पास तुम जैसा टैलेंट होना पवेलियन का सबसे बड़ा फॉर्चून है। ग्रैंड सेक्ट लीडर अपने पैरों पर खड़ा होता है, मेरे पास आता है और अपना हाथ मेरे शोल्डर पर रख देता है। आज से तुम्हारी स्टैंडिंग मेरे बराबर है। पवेलियन का हर रिसोर्स तुम्हारे कमांड में है। बदले में मैं सिर्फ एक चीज चाहता हूँ। मेरा चेस्ट टाइट हो जाता है। प्लीज गो अहेड। ग्रैंड सेक्ट लीडर की आईज में बोन डीप हेटेड की एक फ्लिकर दिखाई देती है। वो मेरा अपना सीनियर मार्शल ब्रदर है और आज पूरे मार्शल वर्ल्ड का लीडर है। रोलैंड स्वॉर्डसेंट।